कि देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो आपको चाहिए कंसिस्टेंसी अपनी पॉलिसीज में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर कानून की अमलदारी चाहिए। और इस मुल्क में वो उन्होंने सवाल किया कि क्या इस मुल्क में वो तमाम इन्वायरमेंट मौजूद है। सेकेंडली जो आपने बात की ना, अब तो वेस्टर्न कंपनीज को तो भूल जाएं। चीन जो हमारा देरीना दोस्त मुल्क है, एक बहुत बड़ी कंपनी जो 30 साल से पाकिस्तान के अंदर अरबों की उनकी यहां पे इन्वेस्टमेंट है, पिछले साल से जून से लेकर अब तक उनको जो मुनाफा उन्होंने कमाया है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको बाहर ले जाने नहीं दे रहा। और मेरे उनके एक सीनियर बंदे से बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि रोज उनकी अपने जो सीईओ हैं उनके साथ ये बहस होती है कि क्या हमें फिर पाकिस्तान से वाइंड अप कर जाना चाहिए अपना जो प्रोजेक्ट है यहां से बिजनेस। और वो कहते हैं अगर हम करेंगे, हमारी ऐसी सी जगह पे इन्वेस्टमेंट है कि पाकिस्तान के लिए फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। तो जब आपके दोस्त ममालिक और उनकी जो कंपनीज हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, बजाय इसके कि आप इस तरह टास्क फोर्स बनाएं, अगर ये बातें मुझे और आपको पता है, प्राइवेट मीटिंग्स में हमें लोग बताते हैं, तो क्या ये सरकार को नहीं पता? उनके आप डायरेक्ट एड्रेस करें बजाय इसके कि आप टास्क फोर्स बताएं और वो आपको बताएं कि इनको ये मसाइल दरपेश हैं। अब देखिए ये जो सारा प्रॉब्लम है, फिर दूसरी बात है कि टू एक्सपेडाइट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट्स। अब इसके ऊपर एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना हुआ है। अभी एक गवर्नमेंट ने नया G2G एक लॉ बनाया है, उसके बावजूद प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही। बाकी इनके 2-3 जो TORs हैं कि ये एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए एक पैकेज देंगे और जो सर्कुलर डेट को कम करना है उसको कैसे करेंगे। अभी नाज़रीन रिवाइज सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है वो IMF के साथ तय हो चुका है, तो क्या वो जो प्लान IMF के साथ तय हुआ है उसको आप रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे? ये आपको कोई नई चीज देगा? ये मेरा ख्याल एक बिल्कुल एक क्लियर एक वेस्टेज ऑफ टाइम हुकूमत कर रही है। और एक और जो इंपॉर्टेंट इनका TOR है कि टू मैनेज इन्फ्लेशन and ensure adequate supply of food and essential commodities। अब ये देखिए, अब इन्फ्लेशन को मैनेज करना काम है अंडर द स्टेट बैंक एक्ट। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। अच्छा, यहां पे ये कैसे मैनेज करेंगे? और बाकी जो चीजें हैं, सप्लाई चेन है, उसकी डिमांड का जो इशू है, सूबे भी उसमें रिस्पॉन्सिबल, सूबा इसका मेंबर कोई नहीं, मतलब एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, फ्यूटिलिटी है। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, लेकिन यहां पे लोगों को हम भारत के साथ वैसे तो बहुत मुकाबला करते हैं। उन्होंने 5 न्यूक्लियर धमाके किए, हमने 6 या 7 कर दिए, बाकी जितना जो करते रहते हैं। कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, आप देखें कि वहां पर जिस तरह PIA है, वहां पर एयर इंडिया थी, इसी तरह खसारे में जा रही थी, लेकिन पिछले साल उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। उसको टाटा ने जो 1932 में एयर इंडिया का आगाज किया था, बाद में नेशनलाइज कर लिया। जब उनके पास दोबारा वापस गई है तो एक इंटरनेशनल हेडलाइन बनी है कि जो एयर इंडिया टाटा के पास गई है, प्राइवेटाइज गया, तो अब वो एयर इंडिया जो है उसको ओवरहॉल करने के लिए जो टाटा है वो 470 नए जहाज खरीद रहा है। यानी कि बोइंग जो अमेरिकन कंपनी है उनसे 220 जहाज खरीदेगा और 250 वो खरीद रहा है एयरबस जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। और ये इतनी बड़ी डील है कि इन जहाजों की मालियत जो है वो $100 अरब है। और ये जब डील हुई तो उसके बाद अमेरिका के सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन किया, फ्रांस के सदर ने उनको फोन किया, और बाइडेन ने यह कहा कि सिर्फ इस एक डील की वजह से अमेरिका के अंदर 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। और इसके 2 पहलू हैं, एक कि प्राइवेटाइजेशन कैसे की जाती है और उसके क्या फवायद होते हैं, इसमें हमें यह नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये भारतीय सरकार के पास ही रहती तो वो 470 नए जहाज ना खरीद सकते। दूसरा, जब आपकी फ्रांस और अमेरिका जैसे मुल्क के साथ इस तरह की इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी तो फिर वो कश्मीर के ऊपर, या जो पाकिस्तान जिस पर बहुत ज्यादा शोर करता है कि हमारा दुनिया साथ नहीं देती, तो वो क्यों आपका साथ देगी? ये हमें सोचने वाली बात है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमारा तस्करा कुछ करेंगे FBR के हवाले से।